नमस्कार, सिटी न्यूज की खास पेशकश चुनावी टीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हां, मेयर की कुर्सी के लिए अब दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल यानी कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अपने चेहरों पर मोहर लगा दी है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान में विधायक और अयोध्या कहे जाने वाली विधानसभा क्षेत्र से एक महिला नेतृत्व यानी कि मालिनी गौड़ के नाम पर मोहर लगाई है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी अर्चना जायसवाल के तौर पर अपना चुनावी चेहरा चुनाव मैदान में उतारा है। ये दोनों ही चेहरे राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से इंदौर के महापौर की कुर्सी के लिए अब आमने सामने होंगे और जनता की अदालत में दोनों ही महिला नेतृत्व अब अपने मुद्दे, अपने वादे और अपने इरादों के साथ चुनाव मैदान में जनसंपर्क में जुटने वाली है। जी हां, नामांकन की प्रक्रिया पूरी होते ही जनसंपर्क का सघन दौर भी शुरू होने वाला है। ऐसे में आखिर चुनावी टीम के ऐलान के बाद अब किस तरह से राजनीतिक गुणाभाग का खेल शुरू हो गया है और मेयर की कुर्सी से लेकर 85 वार्डों में कैसे चुनावी चेहरे अब चुनाव मैदान में उतरने को आतुर नजर आ रहे हैं, इन तमाम समीकरणों को लेकर सिटी न्यूज की एडिटोरियल टीम ने अपने न्यूज रूम में एक रिपोर्ट तैयार की और देखा कि आखिर इंदौर की जनता किस आधार पर अपना वोट करने वाली है और निगम चुनाव के लिहाज से किस तरह से मतदाताओं ने भी अब अपना मन टटोलना शुरू कर दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो मालिनी गौड़ का चेहरा कई तरह के राजनीतिक गुणाभाग को कहीं ना कहीं संकेत के तौर पर, समीकरणों के तौर पर उभार रहा है, तो वहीं कांग्रेस ने अपनी लाज बचाने के लिए पूर्व महिला प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष अर्चना जायसवाल को चुनाव मैदान में उतारा है। ये दोनों ही चेहरे चुनावी लिहाज से कहीं ना कहीं रोमांचक जरूर एक समीकरण पैदा करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इस निगम चुनाव में पूरी तरह से राजनीतिक प्रयोग को कहीं ना कहीं यहां पर तवज्जो देती नजर आ रही है। इस पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट के लिहाज से ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने 85 वार्डों के लिए पार्षद प्रत्याशी भी तय कर दिए हैं। जी हां, सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों में किस तरह से समीकरणों में एक बार फिर उलटफेर होता दिखाई दे रहा है और अर्चना और मालिनी के बीच मेयर की कुर्सी का यह किस्सा कहां तक जाकर के रुकने वाला है और 31 जनवरी को किस तरह से इंदौर के मतदाता वोटिंग मशीन में अपना वोट करने के लिए अब फैसला सुनाने वाले हैं। सबसे पहले आपको न्यूज रूम में मौजूद सिटी न्यूज के संवाददाता शार्दुल राठौर के पास लिए चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चुनावी टीम का ऐलान होने के बाद किस तरह से राजनीतिक समीकरण अब उभर कर सामने धीरे धीरे आने लगे हैं। जी शार्दुल जी, बताएं क्या कुछ है आपका आकलन, क्या लगता है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की दोनों की चुनावी टीम क्या कुछ संकेत देती दिखाई दे रही है, और अगर चुनावी चेहरों की बात करें तो मालिनी और अर्चना जायसवाल का चेहरा किस तरह से कहीं ना कहीं जनता की अदालत में अब सामने आपको दिखाई देने लगा है? जी महेंद्र जी, बिल्कुल इंदौर नगरीय निकाय चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों की स्थिति साफ हो चुकी है। अगर हम बात करें महापौर पद के प्रत्याशी को लेकर तो बीजेपी ने पहले ही अपने महापौर प्रत्याशी के नाम को लेकर मालिनी गौड़ का नाम तय कर लिया था, लेकिन इसकी भी औपचारिक घोषणा कर दी गई है। मालिनी गौड़ का नाम तय होने के बाद ये जरूर माना जा रहा है कि जो मंत्री खेमा है वो कहीं ना कहीं नाराज हुआ है और इस पूरे समीकरण में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भूमिका भी हस्तक्षेप के रूप में नजर आ रही है। जिस तरह से ये समीकरण पूरे तय हुए हैं, मंत्री खेमा कतई नहीं चाहता था कि मालिनी गौड़ का नाम महापौर पद के प्रत्याशी के रूप में घोषित किया जाए। उन्होंने आखिरी तक कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। तो अब ये चुनाव इसलिए और दिलचस्प हो गए हैं कि जो चुनाव को लेकर रणनीति तय की जाती है, चुनाव जीतने की रणनीति बनाई जाती है, उसमें मंत्री खेमे की क्या भूमिका रहेगी। वहीं हम बात करें कांग्रेस प्रत्याशी की तो कांग्रेस ने भी यह सोचकर अपने प्रत्याशी का नाम तय किया है कि जो सामने वाला प्रत्याशी मालिनी गौड़ उसके मुकाबले हम कहीं कमजोर ना पड़ें। इसी को ध्यान रखते हुए अर्चना जायसवाल का नाम सामने आया है। तो यह माना जा रहा है कि अब जो चुनाव होना है थोड़ा दिलचस्प जरूर होगा। वैसे पूरी जो चुनाव की प्रक्रिया है और चुनाव के दौरान जो कयास लगाए जा रहे हैं वो भाजपा के पक्ष में ही मतदान ज़्यादा होगा, ये कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन समीकरण बदलते देर नहीं लगती है। अगर कांग्रेस एकजुटता के साथ उतरती है और अर्चना जायसवाल के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से समर्पित होकर काम करती है तो बाजी पलटी भी जा सकती है। तो अब खैर ये तो चुनाव के परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा कि किस पार्टी को कितने वोट मिलेंगे। वहीं बात की जाए पार्षद प्रत्याशियों के रूप में तो यहाँ पर भी ताई और मंत्री खेमे के अलावा शिवराज सिंह चौहान और संगठन की मर्जी चलती नजर आई है। कई जगह हम बात करें तो जितने भी विधानसभा हैं और जितने भी वार्ड हैं उनमें ऐसे नाम सामने आए हैं जो चौंकाने वाले थे, जिनके बारे में ना तो चर्चाएं थी ना ही जो सूचियां जारी हो रही थी उनमें उनके नाम थे। हालांकि आज जो सूची जारी हुई है उसमें ताई खेमा, मंत्री खेमा,
वहीं सभी विधायक अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में कामयाब हुए हैं। और अब देखना होगा कि जो नए चेहरे सामने आए हैं वो किस तरह से इस नगर निगम की जो परिषद है उसमें कामयाब होते हैं। और मोघे का एक जो चेहरा बदलकर मालिनी गौड़ का चेहरा महापौर के रूप में अगर सामने आता है तो भाजपा को अपने प्रत्याशियों के चेहरे भी बदलना थे। उसी को ध्यान रखते हुए पार्टी ने जो नए चेहरे सामने लाए हैं उन चेहरों के आधार पर अब पार्टी चुनाव मैदान में सामने है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी भाजपा की जो सूची जारी हुई उस आधार पर अपने चेहरे सामने किए हैं। तो वहीं जो मुकाबला है वो कांग्रेस ने उस हिसाब से तय किया है कि जो प्रत्याशी जितनी ताकत रखता है उसी ताकत से हमारा प्रत्याशी भी खड़ा हो और इस चुनाव को दिलचस्प बनाया जा सके और कड़े मुकाबले के साथ चुनाव जीता जा सके। तो यहाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी चुनाव को लेकर एक कड़ी प्रतिस्पर्धा में सामने उतरती नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें तो भाजपा में विधायक, अगर हम क्षेत्र क्रमांक 1 की बात करें तो विधायक सुदर्शन गुप्ता ज्यादातर अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में कामयाब रहे हैं। वहीं क्षेत्र क्रमांक 2 की बात करें तो विधायक रमेश मेंदोला का टिकट वितरण को लेकर ज्यादा हस्तक्षेप नजर आया, क्योंकि विधायक रमेश मेंदोला ने 2 नंबर विधानसभा में तो अपने समर्थकों को टिकट दिलाए ही हैं, वहीं 5 नंबर विधानसभा में भी कहीं ना कहीं रमेश मेंदोला के जो समर्थक हैं उनको टिकट मिलता नजर आया है। बात करें हम विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 की तो यहाँ पर उषा ठाकुर के भी समर्थक हैं, वहीं ताई के समर्थक भी कई हैं जो इस विधानसभा में टिकट लाने में कामयाब हुए हैं। और दूसरी बात करें हम इस क्षेत्र में हस्तक्षेप रखने वाले गोपी कृष्ण नीमा की तो वो भी अपने समर्थकों को इस विधानसभा में टिकट दिलाने में कामयाब रहे हैं। बात की जाए 4 नंबर विधानसभा की तो यहाँ मालिनी गौड़ जो कि महापौर पद की प्रत्याशी भी है, कहीं ना कहीं उनको भी अपने समर्थकों को टिकट दिलाना था। तो जो स्थिति सामने आई है उसमें ज़्यादातर देखा जाए तो मालिनी गौड़ के समर्थकों के नाम हैं सूची में भाजपा की। और अगर थोड़ा सा हम देखें तो इसमें कहीं ना कहीं ताई के समर्थक भी टिकट लेने में कामयाब हुए हैं क्षेत्र क्रमांक 4 में। बात की जाए क्षेत्र क्रमांक 5 की तो यहाँ पर महेंद्र हार्डिया हालांकि कुछ अपने समर्थकों को कम टिकट दिला पाए, इसको लेकर कहीं नाराजगी भी सामने आई है कुछ पार्षद के दावेदारों की। लेकिन अब इस समीकरण में आगे क्या होता है, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अगर वो समर्थक बागी के रूप में अगर चुनाव लड़ते हैं तो कुछ समीकरण बदल सकते हैं। तो ये स्थितियों को लेकर अब भाजपा को सामना करना पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें राऊ विधानसभा की तो राऊ विधानसभा में कहीं ना कहीं जीतू जिराती के समर्थक और मधु वर्मा के समर्थक टिकट लेने में कामयाब हुए हैं। अगर हम बात करें जो बागी प्रत्याशियों की है तो कहीं ना कहीं जो नए नाम जुड़े हैं भाजपा में उनको लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे कि जो प्रत्याशी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे थे और टिकट लेने में कामयाब नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं अब ये डर भी सता रहा है कि पार्टी के जो बागी के रूप में ये उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं और ये एक भाजपा के लिए बड़ी चुनौती रहेगी। इसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलता दिखाई दे सकता है। तो अब भाजपा को यह सोचना होगा कि जो अपने प्रत्याशी जो नाराज हुए हैं, जिन प्रत्याशियों को टिकट दिलाने में कामयाब नहीं है, उनको कैसा समझाया जाए। तो ये मुकाबला अब दिलचस्प होता नजर आ रहा है नगर निगम चुनाव का इंदौर को लेकर। जिस तरह से मालिनी गौड़ भाजपा की प्रत्याशी है और मंत्री खेमा उसको समर्थन देता है या नहीं देता है, अंदरूनी तरीके से भीतर घात की भी संभावना जताई जा रही है। तो अब ये जो चुनाव है वो बड़ा ही दिलचस्प नजर आ रहा है। और जो प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया है वो कांग्रेस ने भी बड़ी लेट लतीफी में की है, लेकिन एक नाप तोलकर उन्होंने प्रत्याशियों का चयन किया है कि कहीं ना कहीं हमारा उम्मीदवार कमजोर नहीं पड़े। तो अब इस दिलचस्प चुनाव को लेकर जो आने वाले 25 दिन है ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय के लिए साबित होंगे। अब ये जो 25 दिन है इसमें यह तय हो जाएगा कि कौन जनता किस पार्टी के प्रत्याशी को अपना प्रतिनिधि चुनती है और किसे दरकिनार करती है। तो अगली MIC जो रहेगी और अगला जो निगम परिषद रहेगी वो किसके खाते में जाती है और कौन नगर निगम पर राज करता है, ये 4 फरवरी को साफ हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी की टीम के ऐलान के बाद जो तमाम राजनीतिक समीकरण निकल कर आ रहे हैं वो साफ तौर पर ये संकेत दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार संगठन की गाइडलाइन को तवज्जो दी है। जी हां, जहां एक और विधायकों की तरजीह का भी पूरा ख्याल रखा गया टीम के ऐलान में, यानी कि पहली सूची पार्षद प्रत्याशियों की सूची जारी करने के दौरान पूरी तरह से पार्टी की गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा गया। जी हां,
ताई और भाई के समीकरणों को भी कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से सामंजस्य बैठाने में भी भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान पूरी तरह से कामयाब होता दिखा। और जिस तरह से भाई यानी कि काबीना मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के कदमों में कहीं ना कहीं एक रफ्तार में कम गति देने के लिए जो कोशिशें लगातार आलाकमान करता आ रहा है, उसकी साफ तौर पर बानगी देखने को मिली। हालांकि साफ तौर पर ताई अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में यहां पर पूरी तरह से कामयाब होती दिखी, तो भाई ने इस बार जरा दिलचस्पी थोड़ी कम हिली। जी हां, पूरी तरह से टिकटों की इस फहरिस्त में जो तमाम राजनीतिक समीकरण इशारा कर रहे हैं वो देखने में आ रहा है कि भाई का गुस्सा साफ तौर पर इस चुनावी टीम में देखने को मिल रहा है। जी हां, हालांकि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 की बात करें तो विधायक रमेश मिंदोला पूरी तरह से कामयाब रहे। सबसे पहले आपको विधानसभा वार पूरी सूची की यानी चुनावी टीम के ऐलान के बाद जो राजनीतिक समीकरण उभर कर आए हैं उसमें विधायकों को मिली तरजीह की तस्वीर आपको साफ कर देते हैं। सबसे पहले विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 की बात करें तो विधायक सुदर्शन गुप्ता तमाम अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में यहां पर कामयाब रहे। हालांकि उषा ठाकुर भी कहीं ना कहीं अपना हस्तक्षेप रखने में कुछ हद तक सफल होती दिखाई दी। 1 और 3 वार्ड की अगर बात की जाए यानी कि 1 से 3 वार्ड की अगर बात की जाए तो वहां पर सुदर्शन गुप्ता अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में कामयाब होते दिखे, तो उषा ठाकुर यानी कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 की विधायक उषा ठाकुर ने भी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 जो कि उनका परंपरागत पुरानी विधानसभा रही वहां पर अपने पूरा हस्तक्षेप रखा और संतोष गौर जैसे नाम को जो है वो टिकट दिलाने में कामयाब होती यहां पर दिखी। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 की बात करें तो रमेश मिंदोला एक तरफा अपने तमाम समर्थकों को अपनी पूरी सूची को यहां पर हरी झंडी और ग्रीन सिग्नल दिलाने में कामयाब रहे। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 की बात करें तो यहां पर क्षेत्र की विधायक उषा ठाकुर के साथ साथ पूर्व विधायक गोपी कृष्ण नेमा और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के समर्थकों को यहां पर तरजीह मिली और कई चौंकाने वाले नाम सामने आए। जी हां, कमलेश नाचन की धर्मपत्नी को टिकट मिलना कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाता है कि लोकसभा स्पीकर का पूरा दखल रहा। गंगाराम यादव यानी कि मंडल अध्यक्ष को टिकट मिलना क्षेत्र की विधायक की तरजीह का साफ तौर पर संकेत यहां पर देता है। इसी के साथ साथ पूर्व विधायक गोपी कृष्ण नेमा भी छुटपुट ढंग से अपने समर्थकों को कहीं ना कहीं तरजीह दिलाने में कामयाब होते दिखे। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 की बात करें तो महापौर प्रत्याशी और विधायक मालिनी गौड़ तमाम अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में कामयाब रही। हालांकि वो वार्ड जहां पर कहीं ना कहीं नुरा कुश्ती का खेल जारी था वहां पर संगठन ने अपनी मोहर लगा दी यानी कि आरएसएस के चेहरे को भी तरजीह मिली और इसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा रहा कि भरत पारिक जैसे युवा नौजवान चेहरे को भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतार दिया। जी हां, पूरी तरह से देखा जाए तो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में मालिनी गौड़ तमाम अपने नामों को सहमति दिलाने में कामयाब रही, तो कुछ हद तक आईडीए के अध्यक्ष शंकर लालवानी ने भी इक्का दुक्का नामों पर अपनी सहमति बनवा ली। जी हां, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 की बात करें तो यहां पर जरूर जो है विधायक महेंद्र हार्डिया कुछ हद तक कमतर दिखे। जी हां, कुछ वार्डों की अगर बात करें तो वहां पर चौंकाने वाले राजनीतिक प्रयोग किए गए और यहां पर रमेश मिंदोला यानी कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के विधायक का दखल भी बड़ा ही दिलचस्प देखने को मिला। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक राव की बात करें तो पूर्व विधायक जीतू जिराती, महापौर कृष्ण मुरारी मोघे और पूर्व में भारतीय जनता पार्टी में आईडीए अध्यक्ष की भूमिका निभा चुके मधु वर्मा कामयाब रहे अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक राव में पूरी तरह से पॉलिटिकल एडजस्टमेंट का कमाल कहीं ना कहीं दिखाई दिया। लेकिन एक और चौंकाने वाली बात यह रही कि वर्तमान में एमआईसी की सदस्य रही स्वाति बबलू शर्मा का नाम पूरी तरह से इस सूची से दूर रखा गया। ना तो अभिषेक बबलू शर्मा को कहीं कोई जगह मिल पाई और ना ही उनकी धर्मपत्नी को कहीं कोई जगह मिल पाई। लेकिन मधु वर्मा के भाई यहां पर बलराम वर्मा टिकट हासिल करने में कामयाब होते दिखे, तो वहीं पूर्व विधायक जीतू जिराती के खास सिपह सलाहकार नीलेश चौधरी भी अपने परिवार से इस टिकट को पाने में कामयाब रहे। बहरहाल देखना होगा कि पूरी तरह से शहर की इस राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की इस टीम के ऐलान के बाद अब क्या कुछ समीकरण 85 वार्डों में निकलकर सामने आते हैं और किस तरह से ये पूरी टीम जो है चुनाव मैदान में अपना कमाल दिखा पाती है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की टीम की सर्जरी करें, इन तमाम चेहरों की फहरिस्त में आखिर क्या कुछ निकल कर आया है, जनता किस आधार पर वोट करने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने कमल का फूल खिलाने के लिए कौन कौन से चेहरों को आगे किया है, इस तमाम पॉलिटिकल सर्जरी पर नजर डालें। उसके लिए न्यूज रूम में मौजूद सिटी न्यूज के संवाददाता राहुल तिवारी के पास चलते हैं। राहुल, बताएं क्या कुछ आपका आकलन है, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की टीम का ये जो ऐलान हुआ है इसके बाद किस तरह से राजनीतिक समीकरण उभर कर सामने आने लगे हैं और पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से कामयाब होती दिखाई दे रही है? कई सारे चौंकाने वाले नाम हैं, कई सारे नए चेहरे हैं। क्या वजह रही कि पुराने चेहरों को यहां पर दरकिनार किया गया और नए चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा गया? क्या कहीं एंटी इनकम्बेंसी का डर भारतीय जनता पार्टी को डरा रहा था? यही वजह रही कि यह पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट किया गया है भाजपा में? जी राहुल।
बताएं। जी बिल्कुल महेंद्र जी, बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट आज जारी हुई है उसमें पूरी तरह से राजनीतिक समीकरणों को संतुलित करने का काम जो है भाजपा के नेताओं द्वारा किया गया है। काफी बड़े मंथन के बाद भाजपा ने इस लिस्ट को जारी किया गया है। रविवार को जारी होने वाली लिस्ट को सोमवार तक का जो समय लगा वो समय ही केवल इस कारण से लगा कि भाजपा प्रत्याशियों के नामों पर जो गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई थी और जिस पर नेताओं की सहमति और असहमति व्यक्त की जा रही थी, वे सभी नाम अब फाइनल हुए हैं। और निश्चित रूप से एक बड़ा राजनीतिक जो है बैलेंस करते हुए भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की सूची को जारी किया है। साथ ही साथ देखा जाए तो भाजपा की जो सूची जारी हुई है उसमें बड़े नेताओं का प्रभाव और संघ का प्रभाव, ये दोनों ही प्रभाव साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। संघ के कुछ ऐसे चेहरे जो कई दिनों से, कई सालों से कार्यकर्ताओं के रूप में पार्टी संगठन को अपनी सेवाएं दे रहे थे, उन्हें भाजपा ने टिकट दिया है। इसके अलावा बड़े नेताओं के जो खास माने जाते थे ऐसे कार्यकर्ताओं को भी भाजपा की सूची में शामिल होने का मौका मिला है। और भाजपा ने जो सूची जारी की है, निश्चित रूप से एक बड़ा राजनीतिक समन्वय बैठाने की तैयारी की गई है। सबसे ज्यादा नाम यदि हम देखें तो लोकसभा स्पीकर और इंदौर की सांसद सुमित्रा महाजन के विश्वस्त माने जाने वाले लोगों को इस सूची में तरजीह मिली है। इसके अलावा बड़े नेता, क्षेत्र क्रमांक 2 की यदि हम बात करें तो क्षेत्र क्रमांक 2 के विधायक रमेश मेंदोला के समर्थक माने जाने वाले कई कार्यकर्ताओं को पार्टी ने टिकट दिया है। क्षेत्र क्रमांक 1 से यदि हम बात करें तो क्षेत्र क्रमांक 1 में विधायक सुदर्शन गुप्ता के कार्यकर्ताओं के सहित ही क्षेत्र क्रमांक 3 की विधायक उषा ठाकुर के कार्यकर्ताओं को भी जो है सूची में शामिल किया गया है। और इस तरह से देखा जाए तो एक पॉलिटिकल बैलेंस करते हुए कार्यकर्ताओं के नामों की घोषणा भाजपा ने की है। नए चेहरों के साथ साथ पुराने लोगों को भी सूची में शामिल किया गया है और 85 वार्डों की सूची को कुछ इस तरह से भाजपा ने बनाया है कि इस तरह से भाजपा ने कार्यकर्ताओं को तरजीह दी है कि किसी भी कार्यकर्ता को संतुष्ट या असंतुष्ट होने का जो है सवाल ही नहीं उठता। निश्चित रूप से भाजपा ने सूची जारी करने में थोड़ा समय लगाया है, लेकिन सूची के साथ साथ भाजपा ने सभी कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने की कोशिश की है। नेताओं के खास माने जाने वाले कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता जो कि नेताओं के काफी खास माने जाते थे और जिन्हें टिकट के लिए नेताओं से आशा थी, कई ऐसे कार्यकर्ता भी छूट गए हैं। लेकिन उन कार्यकर्ताओं को पार्टी संगठन अब और कहीं ना कहीं फिट करने की तैयारी में है और निश्चित रूप से अब उन्हें आश्वासन के साथ नेताओं ने बात की जो है आश्वासन भी दिया है कि वे थोड़ा इंतजार करें और उसके बाद निश्चित रूप से उनके लिए भी पार्टी में कहीं ना कहीं जगह बनाने का काम जो है वो किया जाएगा। इसी के साथ साथ यदि हम बात करें भाजपा द्वारा जारी की गई सूची की, तो सूची में हम देखते हैं कि क्षेत्र क्रमांक 1 से दीपक जैन और संतोष गौर, ये दो ऐसे नाम है जो विधायक उषा ठाकुर के समर्थक माने जाते थे और इन्हें टिकट दिलवाने में उषा ठाकुर सफल रही हैं। उसी तरह से कई और नाम ऐसे हैं जो रमेश मेंदोला जी के समर्थक हैं या सुदर्शन गुप्ता के समर्थक हैं या कई दूसरे नेताओं के समर्थक हैं, उनके नामों को भी सूची में शामिल किया गया है। क्षेत्र क्रमांक 2 में पूरी तरह से विधायक रमेश मेंदोला का प्रभाव दिखा है और इसमें कई पुराने चेहरे रिपीट किए गए हैं वापस से, जिनमें सुधीर काले, पूजा पाटीदार को नया चेहरा बनाते हुए पार्षद का टिकट मिला है। इसके साथ साथ राजेंद्र राठौर, मुन्नालाल यादव, सरिता यादव, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो फिर से भाजपा ने रिपीट करने की कोशिश की है। इसी तरह क्षेत्र क्रमांक 5 में पूरी तरह से विधायक महेंद्र हार्डिया का प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ के जितने भी उम्मीदवार हैं उनमें से अधिकांश महेंद्र हार्डिया के समर्थक हैं और उन्हें टिकट दिलाने में कहीं ना कहीं महेंद्र हार्डिया सफल हुए हैं। अधिकांश टिकट महेंद्र हार्डिया की पसंद के कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं, जो कि एक बड़ा जो है महेंद्र हार्डिया के पक्ष में जाता हुआ निर्णय कहा जा सकता है। क्षेत्र क्रमांक 4 की हम बात करें, क्षेत्र क्रमांक 4 से सुदर्शन गुप्ता, कैलाश विजयवर्गीय और सुमित्रा महाजन जी, इनके जो कार्यकर्ता थे, इनके पसंदीदा जो कार्यकर्ता थे, उनका प्रभाव दिखा है। क्षेत्र क्रमांक 4 से भी अधिकांश नेताओं की पसंद के चेहरों को ही तरजीह दी गई है। इसके अलावा संघ के कुछ चेहरे जो हैं उन्हें भी भाजपा ने टिकट दिया है। संघ के चेहरों की यदि हम बात करें तो संघ से आए हुए नए चेहरे में भरत पारिक का नाम सबसे ज्यादा जो है ध्यान खींचने वाला है। भरत पारिक कई वर्षों से पार्टी संगठन के लिए काम करते रहे हैं और उन्हें भाजपा ने टिकट देकर अब जो है कार्य करने का मौका दिया है। इनके अलावा विनीता धर्म संघ से का चेहरा माना जाता है और उन्हें भी भाजपा ने टिकट दिया है। इसके साथ साथ बलराम वर्मा, जिन्हें पिछले चुनाव में टिकट नहीं मिला था, उन्हें भी भाजपा ने टिकट दिया है और संघ के कोटे से ही बलराम वर्मा का भी टिकट माना जा रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को खुश करने का प्रयास भाजपा ने अपनी सूची में किया है। बड़े नेता जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए टिकट की मांग कर रहे थे, अड़े हुए थे, यह कहा जा सकता है कि बड़े नेताओं की जिद के कारण ही कल भाजपा अपनी सूची जारी नहीं कर पाई थी, लेकिन सोमवार को सभी नेताओं की सहमति बनी और सहमति बनने के बाद भाजपा नेताओं ने जिन नामों पर अपनी सहमति व्यक्त की उसके हिसाब से भाजपा ने अपनी सूची को जारी किया है। तो निश्चित रूप से एक पॉलिटिकली बैलेंस करते हुए जो सूची है उसे भाजपा ने जारी करने का काम किया है और महापौर पद के प्रत्याशी की घोषणा के बाद 85 वार्ड के लिए सभी प्रत्याशियों की घोषणा बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था, जिसे सोमवार को भाजपा ने लिया।
चलिए बिल्कुल। अब एक और, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने 85 उम्मीदवार साफ कर दिए हैं, पार्षद प्रत्याशी की सूची का ऐलान कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी की टीम का ऐलान हो चुका है। इस चुनावी टीम क्या कुछ कर दिखाने वाली है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा और मतदाता तय करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की इस चुनावी टीम में कितना है दम। लेकिन कांग्रेस में वही पुरानी परंपरा एक बार फिर जारी है, टिकट को लेकर सिर्फ उटव्वल का खेल जारी है। टिकट की टिक टिक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, सूची का ऐलान होते होते रह जाता है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरुण यादव तमाम नेताओं के साथ बैठकें कर लेते हैं, लेकिन नामों पर सहमति नहीं बन पाती है। ऐसे में कार्यकर्ता का कहीं ना कहीं मनोबल टूटता है और कांग्रेस में लगातार जो पिछड़ने का खेल है वो चुनावी टीम के ऐलान के मामले में भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से अमल में आता, चरितार्थ होता दिखाई दे रहा है। सिटी न्यूज रूम में मौजूद सिटी न्यूज के संवाददाता प्रणय कामले से जानते हैं कि आखिर कांग्रेस के गलियारों में क्या कुछ चल रहा है और कौन से राजनीतिक गुणाभाग में आखिर कांग्रेस पार्टी इन दिनों लगी है। जी प्रणय, बताएं क्या लगता है चुनावी टीम का ऐलान होने के बाद कांग्रेस में क्या स्थिति है और किस तरह से अब आपको लगता है कि इस निगम चुनाव में जो एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट बीजेपी कहीं ना कहीं करने में कामयाब होती दिखाई दे रही है, कांग्रेस आखिर कौन से फॉर्मूले के साथ अपनी चुनावी टीम का ऐलान करेगी? जी प्रणय। जी महेंद्र जी, नगर निगम चुनावों को लेकर कांग्रेस में अच्छी खासी हलचलें चल रही है। काफी गर्म माहौल है और किसी भी नतीजे पर अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि यहाँ पर जहां तक मैंने देखा है कि सालों पुरानी परंपरा है कांग्रेस की, एक अनार और 100 बीमार वाली कहानी होती है। एक वार्ड में अनेक दावेदारों के होने से सभी टिकट चयनकर्ताओं को काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि किसे टिकट दे और किसे ना दे। देखा जाए तो एक संभावित सूची जरूर इन्होंने तैयार कर ली है, जिसको लेकर काफी ज्यादा अटकलें दिन भर चलती रही, दिन भर गर्म माहौल चलता रहा। वैसे भी नगर निगम चुनावों को लेकर पहले जो तैयारी की गई थी, मुझे लग रहा है उसी तरह से इस बार भी उसी तैयारी के आधार पर इस वक्त काम चालू है, जारी है और पुराने चेहरों को ही कांग्रेस रिपीट करेगी। मतलब पुराने जो दावेदार थे उन्हीं को फिर से प्रत्याशी बनाने की पर जोर चल रहा है और साथ ही साथ जो टिकट चयन करता है सज्जन सिंह वर्मा जी, उनके ऊपर भी काफी ज्यादा दबाव है। दिन भर से हम लोग इस बात को सुनते आ रहे हैं कि बस अभी सूची जारी होने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी देरी चलती ही जा रही है। जैसे नामांकन भरने का लास्ट डेट सामने आ रहा है जो 6 जनवरी है, पास आता जा रहा है, वैसे वैसे सभी प्रत्याशियों और दावेदारों की दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है अरुण यादव, वो भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो हर बार की तरह कांग्रेस जो ट्रम्प कार्ड लास्ट में खेलती है, मुझे लग रहा है कि उसी तरह का कोई एक ट्रम्प कार्ड सामने आएगा और सूची के माध्यम से वो सभी लोगों के सामने आ जाएगा। विरोध तो काफी ज्यादा है, हर वार्ड में कई दावेदार टिकट के लिए दावेदारी अपनी रख रहे हैं, पर देखना यह है कि अंतिम सूची जो आएगी उसमें किस तरह से और किन लोगों को कांग्रेस आगे करेगी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पुराने चेहरों को ही फिर से रिपीट करने के लिए कांग्रेस विचार कर रही है और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लगातार सूची जारी करने में देरी होती जा रही है। देखा जाए तो फिर से एक बार गुटबाजी भी सामने आई है। जैसे कांग्रेस की बात करें, पहले हम लोग गुटबाजी के चलते काफी नुकसान उठा चुकी है कांग्रेस, लेकिन इस बार फिर से गुटबाजी के चलते सूची में देरी हो रही है। अब देखना यह होगा कि 85 वार्डों में जो चुनाव होने वाले हैं उनमें किस तरह की सूची सामने आती है और सामने आने के बाद कांग्रेस किस तरह का बदलाव ला पाती है। किन मुद्दों को लेकर चुनाव कांग्रेस लड़ेगी, इसको तो धीरे धीरे स्पष्टता आती ही जा रही है। लेकिन देखना यह होगा कि टिकट चयनकर्ता, जो प्रमुख टिकट चयनकर्ता है सज्जन सिंह वर्मा जी और प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी, दोनों मिलकर किस तरह से अपने जो कांग्रेसी है इन लोगों को सूची के रूप में सामने पेश करते हैं, किन चेहरों को पेश करते हैं और किस तरह से सूची सामने आने के बाद में चुनाव में कांग्रेस अपना रंग दिखाती है। चलिए, कोई फर्क नहीं, अलबत्ता कहीं ना कहीं कांग्रेस कुछ इसी फॉर्मूले के साथ अब लगातार हर चुनाव में मात खाने के बाद, करारी शिकस्त का सामना करने के बाद भी सबक लेने का नाम नहीं ले रही है। यही वजह है कि न केवल महापौर प्रत्याशी के ऐलान में देरी हुई, बल्कि चुनावी टीम के ऐलान में भी लगातार कांग्रेस पिछड़ती चली गई। बहरहाल देखना होगा कि अब जनता आखिर कौन सी चुनावी टीम को चुनती है और किस तरह से इंदौर नगर पालिक निगम में कौन सी नई एमआईसी का गठन हो पाता है और महापौर प्रत्याशी के तौर पर विधायक मालिनी गौड़ को जनता चुनती है या पूर्व में प्रदेश कांग्रेस महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही अर्चना जायसवाल के नाम को कहीं ना कहीं यहाँ पर मोहर मिल पाती है। देखना होगा कि इस दिलचस्प चुनाव में ये रोमांचक चुनावी टीमें क्या कुछ गुल खिलाने वाली है और किस तरह से इंदौर के मतदाता तमाम राजनेताओं के भाग्य का फैसला ईवीएम मशीन में बंद करने वाले हैं। फिलहाल
सिटी न्यूज की खास पेशकश चुनावी टीम में इतना ही। लगातार और ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। नमस्कार।